चलिए, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूँ नए चैप्टर की, जो कि है अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। शुरुआत में कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑडिट से। ठीक है, तो अलग अलग ऑडियोज़ बनेंगे और अलग अलग टॉपिक कवर्ड होंगे। तो इस वाले ऑडियो में मैं कवर कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, मेन बातें कवर करूँगा। बहुत बल्कि चैप्टर है, तो मेन बातें ही कवर करूँगा। चलिए, शुरुआत कर रहा हूँ मैं। पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। सर, गवर्नमेंट ऑडिट कराना क्यों ज़रूरी है? ताकि एक अकाउंटेबिलिटी रह सके इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एक अकाउंटेबिलिटी रह सके इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज़, सरकार जो भी खर्चा कर रही है उसका पहले प्रॉपर एक वोट होना चाहिए पार्लियामेंट में। मतलब वो एक्सपेंडिचर सैंक्शन होना चाहिए। मतलब सरकार जो भी खर्चा कर रही है उसका प्रॉपर वोटिंग होना चाहिए पार्लियामेंट में। और जो भी खर्चा कर रही है वो CFI फंड से होना चाहिए। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होना चाहिए। देखिए, मैंने क्या क्या बातें आपको बोली। मैंने बोला गवर्नमेंट ऑडिट क्यों ज़रूरी है, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद सरकार जो भी खर्चा कर रही है उसके पहले एक वोट होना चाहिए पार्लियामेंट में। और जो भी खर्चे होंगे वो CFI से होंगे। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अच्छा, अब आर्टिकल 266 क्या बोलता है कि CFI फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब पैसा कहाँ से आता है CFI फंड में। तो एज पर आर्टिकल 266 CFI फंड में पैसा आता है फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स, लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट। 4 सोर्सेज हैं CFI फंड में एज पर आर्टिकल 266। 4 सोर्सेज हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स से पैसा आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आ गया, या फिर गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, गवर्नमेंट बाहर वर्ल्ड बैंक से या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है तो लोन भी CFI फंड में आ गया। या फिर सरकार ने किसी को लोन दिया होता ना, सरकार भी दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे नेशंस को हेल्प करती है, तो सरकार ने किसी को लोन दिया होगा, उसका रीपेमेंट आया। तो एज पर आर्टिकल्स 266 CFI फंड के 4 सोर्सेज हैं। डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन, लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, फिर सरकार जो भी खर्चा करती है उसकी एक स्क्रूटनी होती है, और वो स्क्रूटनी कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। सरकार जो भी खर्चा कर रही है उसका एक प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, और वो स्क्रूटनी कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें कौन लोग होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, सरकार जो भी खर्चा करती है उसकी स्क्रूटनी कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन से लोग होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला कि पहले के समय में क्या होता था, गवर्नमेंट ऑडिट एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होती थी। इनिशियली जो गवर्नमेंट ऑडिट होती थी वो एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होती थी। देखिए, 2 ही एरिया है देखने का, या तो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। तो सरकार का एज सच बहुत रेवेन्यू होता नहीं था पहले के समय में। सरकार का एज सच बहुत रेवेन्यू कलेक्शन होता नहीं था, तो रेवेन्यू एरिया हम लोग बहुत ज़्यादा देखते नहीं थे, उतना कलेक्शन होता ही नहीं था। तो हम लोग एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ओरिएंटेड होते, ज़्यादा फोकस्ड होते थे। बट सिंस अब आप देख रहे हो कि इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आप लोग फाइल कर रहे हैं, GST का कलेक्शन बहुत बढ़ गया है पहले से। ठीक है, तो डेफिनेटली एक रेवेन्यू कलेक्शन भी सरकार का अच्छा हो रहा है। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि पहले एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होता था काम, अब रेवेन्यू को भी हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब रेवेन्यू वाला एरिया भी चेक करते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर ऑपरेशन किसका? पब्लिक एंटिटी का। तो पब्लिक एंटिटी का 3 चीज़ें चेक कर रहे हैं, उसका फाइनेंशियल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अदर ऑपरेशन। तो पब्लिक एंटिटी का हम लोग 3 चीज़ें चेक कर रहे हैं, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर ऑपरेशन। और किस तरीके से चेक कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट वे में, प्रोफेशनल वे में, सिस्टमैटिक वे में और ऑब्जेक्टिविटी वे में। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग। फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग। अब फिर क्या करेंगे? लास्ट में प्रेजेंट करेंगे रिपोर्ट कंटेनिंग कमेंट्स ऑन फाइंडिंग्स विद कंक्लूजन्स। तो लास्ट में क्या करेंगे? एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे जिसमें हमारे कमेंट्स होंगे, कंक्लूजन्स होंगे, रिकमेंडेशंस होंगे। तो क्या क्या बातें मैंने बोली? गवर्नमेंट ऑडिट क्या है? एक ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम।
और लास्ट में क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट में क्या होगा, कमेंट्स होंगे और कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस होंगे। अब गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि पब्लिक फंड्स की अकाउंटिंग हो सके, दूसरा हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अप्रेज कर सकें कि पॉलिसी अच्छी थी, ख़राब थी, लोगों को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और तीसरा बेसिस फॉर करेक्टिव एक्शन। देखो एक ऑडिटर रिकमेंडेशन देता है तो उसके बेसिस हम लोग एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑडिट का, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट हो क्यों रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला अकाउंटिंग ऑफ पब्लिक फंड्स, एक पब्लिक फंड्स की अकाउंटेबिलिटी हो पाती है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया। अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि वो प्रोजेक्ट, वो प्रोग्राम, वो स्कीम अच्छी थी, ख़राब थी। और बेसिस फॉर करेक्टिव एक्शन। फिर मैंने आपको क्लास में शुरू किया था लीगल फ्रेमवर्क एंड कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सबसे बड़ा डिस्कशन अपना क्लास में यही हुआ था, कैग। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। तो ध्यान रखिए, कैग को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशंस पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे। और उसको हम लोग तभी रिमूव कर सकते हैं ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। 2 ग्राउंड है सर, कैग को रिमूव करना है, 2 ही ग्राउंड पे आप रिमूव कर सकते हो, या तो उसका मिसबिहेवियर प्रूव हो चुका है या इनकैपेसिटी है। अच्छा, 2 बातें मैंने आपको कही। कैग को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। और ये रिमूव हो सकता है 2 केसेस में, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और रिमूव करने के लिए भी जो प्रोसीजर्स हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लगाते हैं, जो प्रोसीजर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लगाते हैं, वही सेम प्रोसीजर्स कैग को रिमूव करने के लिए भी लगेगा। सर क्या प्रोसीजर्स होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, तो मैंने आपको बोला था, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करती है बाई मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स। मतलब ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में वोटिंग होगी, ठीक है। और अगर मेजॉरिटी लोगों ने, मेजॉरिटी मतलब नॉट लेस देन 2/3, मतलब 66.67% से ज़्यादा, मतलब आप ऐसे मान लीजिए मिनिमम 67%। तो अगर मिनिमम 67% ऑफ मेंबर्स ने बोल दिया कि नहीं इसको हटा देना चाहिए, तो उसको हटा दिया जाएगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो मैंने आपको 3 बातें बोली। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर। रिमूव होगा 2 केसेस में, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। और रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो लगाया जाता है। प्रोसीजर क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी वोटिंग होगी और मिनिमम 67% लोगों ने बोलना चाहिए कि हाँ इसको हटा दो करके। और ध्यान रखिए, कैग की सैलरी बराबर होती है सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है उसके सैलरी के बराबर होती है कैग की सैलरी। फिर मैंने आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ाए थे, आर्टिकल 149, 150, 151। आर्टिकल 149, 150, 151। अभी तीनों आर्टिकल क्या है बैक टू बैक समझते हैं। आर्टिकल 149 में बस इतना लिखा हुआ है कि बेसिकली अकाउंट्स, मतलब बेसिकली पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। तो ड्यूटीज़ एंड पावर्स, ठीक है, एक कैग की ड्यूटीज़ और पावर्स क्या है, ठीक है। आर्टिकल 150 में लिखा है कि कौन से फॉर्म में अकाउंट्स मेंटेन होगा, कौन से फॉर्म में अकाउंट्स रखा जाएगा प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। तो फॉर्मेट की बात करता है, अकाउंट्स के फॉर्मेट की बात करता है आर्टिकल 150। 151 बात करता है कि जो कैग की रिपोर्ट होगी, ठीक है, कैग क्या करेगा, ऑडिट करवाएगा। तो जो कैग की रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट, वो कहाँ सबमिट होगी, प्रेसिडेंट को सबमिट होगी। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर रखेगा। तो वो 3 बातें मैंने आपको कही, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150, आर्टिकल 151। आर्टिकल 149 बोलता है कैग की पावर्स एंड ड्यूटीज़, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कैग की पावर्स एंड ड्यूटीज़। आर्टिकल 150 बोलता है कि कौन से अकाउंट्स में और कौन से फॉर्म में अकाउंट्स केप्ट किए जाएंगे, रखे जाएंगे, मेंटेन होंगे। 151 बात करता है कि कैग ने एक बार ऑडिट कर ली तो उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट होगी, डेफिनेटली जिसने अपॉइंटमेंट किया है। तो अपॉइंटमेंट किसने किया है, प्रेसिडेंट ने। लेकिन प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए। अब कैग की ड्यूटीज़ क्या क्या है, सिर्फ हेडिंग पढ़ो मेन। कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स, सारे यूनियन एंड स्टेट्स का अकाउंट्स कंपाइल करना और सबमिट करना। सारे यूनियन एंड स्टेट्स का अकाउंट्स कंपाइल करना और सबमिट करना। दूसरा कुछ जनरल प्रोविजंस है
ठीक है, कुछ जनरल प्रोविजंस है। ठीक है, जनरल प्रोविजंस में क्या क्या है? टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द सीएफआई, तो जो भी खर्चे सीएफआई फंड से हो रहे हैं उसकी ऑडिट करना और रिपोर्ट करना। दूसरा, टू रिपोर्ट एंड ऑडिट ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो यूनियन और स्टेट्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसकी ऑडिट करना। और थर्ड में, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। ठीक है, बेसिक 3 बातें। फिर ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो हम लोग रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर जो भी सरकारी दफ्तरें हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसके रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की ऑडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन, ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बेसिक ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। बस एक चीज़ मुझे समझानी है आपको, सब्सटैंशियली फाइनेंस कंपनी क्या होती है। ठीक है, सब्सटैंशियली फाइनेंस कंपनी क्या होती है? देखिए, सब्सटैंशियली फाइनेंस वो कंपनी होती है जिसको सरकार ने ग्रांट दिया है या लोन दिया है ऑफ नॉट लेस देन 25 लाख, ऑफ नॉट लेस देन 25 लाख, एंड द अमाउंट ऑफ सच ग्रांट और लोन इज नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब 2 बातें हैं। सब्सटैंशियली फाइनेंस कंपनी कौन होती है? सब्सटैंशियली फाइनेंस कंपनी वो होती है जिसको सरकार ने मिनिमम 25 लाख की हेल्प की है। ठीक है, इधर बाय वे ऑफ ग्रांट और बाय वे ऑफ लोन, और वो 25 लाख रुपए जो है वो मिनिमम 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर कवर करता है। मतलब मान लीजिए टोटल खर्चा है, 30 लाख रुपए। ठीक है, और 30 लाख का 75% कितना होता है? 30 लाख का 75% होता है 22.5 लाख रुपए। ठीक है, 22.5 लाख रुपए, और सरकार ने कितना लोन दिया है? 25 लाख का। तो ये दोनों कंडीशन मीट कर रहा है। मतलब पहला तो लोन या ग्रांट मिनिमम 25 लाख का होना चाहिए, और दूसरा वो लोन या ग्रांट 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर को मीट करे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन है, ठीक है, मतलब और है, सॉरी यहाँ पे और है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन है अगर, तो वो सब्सटैंशियली फाइनेंस माना जाएगा। ठीक है, और अगर सब्सटैंशियली फाइनेंस अगर कोई भी कंपनी है, सब्सटैंशियली फाइनेंस अगर कोई भी कंपनी है तो उसकी ऑडिट होगी। उसकी ऑडिट कौन कराएगा? कैग कराएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, where any authority is substantially financed by grants or loans from CFI, ठीक है, the CAG shall subject to the provisions as the case may be audit all receipts and expenditure। तो ऐसे केस में अगर कोई कंपनी है, कोई अथॉरिटी है, ठीक है, अगर कोई सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, ठीक है, इधर बाय वे ऑफ ग्रांट और बाय वे ऑफ लोन, ठीक है, तो उसकी भी ऑडिट होगी। और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड का मतलब क्या होता है? मिनिमम 25 लाख और नॉट लेस देन 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये दोनों और कंडीशन है। फिर मैंने आपको बोला पावर्स ऑफ कैग। पावर्स ऑफ कैग क्या होती है? देखिए, 4 पावर्स हैं। सबसे पहला, वो किसी भी अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। दूसरा केस, किसी भी अकाउंट्स बुक्स पेपर्स को रिक्वायर कर सकता है, मतलब मंगवा सकता है अपने ऑफिस में किसी भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स बुक्स पेपर्स को मंगा सकता है अपने ऑफिस में। तीसरा, उस मंगाए हुए बुक्स एंड पेपर्स पे क्वेश्चन मार्क लिख सकता है, क्वेश्चन मार्क डाल सकता है, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। चौथा, फिर अगर उसको डाउट होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं है अगर, तो फिर वो ऑडिट करा सकता है। 4 बातें क्या क्या थी? पहला, वो अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करा सकता है। दूसरा, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स बुक्स पेपर अपने ऑफिस में मंगा सकता है। तीसरा, अब उसने बुक्स एंड पेपर्स मंगाया तो उसको कुछ ना कुछ कमी लगी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको एरिया दिखा होगा जिसमें उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैनेजमेंट की, तो वो क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है उससे। और अगर उसका जो रिप्लाई है मैनेजमेंट का सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे केस में, 4th वाले केस में फिर वो ऑडिट करा सकता है। ठीक है, तो 4 केसेस हैं, ये 4 पावर्स हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट है आपका जो सबसे बड़ा एरिया था, वो है एक्सपेंडिचर ऑडिट। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा एरिया था वो था एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो एक्सपेंडिचर ऑडिट में हम लोग 5 चीज़ें पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑडिट में हम लोग 5 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। दूसरा, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। तीसरा, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। चौथा, प्रोप्राइटी ऑडिट। 5वां, परफॉर्मेंस ऑडिट। पहला, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ये क्या बोलता है कि जो भी खर्चे हो रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होने चाहिए। जो भी खर्चे हो रहे हैं वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होने चाहिए। दूसरा, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। इसका बेसिकली क्या मतलब है? जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सैंक्शन होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए। तीसरा, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। इसका क्या मतलब हुआ? आप जो भी खर्चा करो
उसके लिए पहले से एक प्रोविज़न बना लो, एक रिजर्व बना लो। चौथा, प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी का बेसिकली मतलब ये है, आप जो भी खर्चा करो तो सोच समझ के खर्चा करो। मतलब होता ना, मतलब बेफालतू का खर्चा मत करो, अननेसेसरी खर्चा मत करो, ठीक है, प्रोप्राइटी। पांचवा है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या है कि जो भी आप खर्चा करो, ठीक है, उससे लोगों को बेनिफिट भी होना चाहिए, उससे लोगों को वैल्यू फॉर मनी भी लगना चाहिए। और मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे पूरे प्रोग्राम्स की एक तरीके से इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, एफिशिएंसी चेक करते हैं, वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये सारी बातें यहाँ पे चेक करते हैं। पहला है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। देखिए, इसको हम लोग पहली बात तो रेगुलैरिटी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलैरिटी ऑडिट, रेगुलैरिटी ऑडिट, ठीक है। अच्छा, और ये क्वासी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क है। कैसा वर्क है? क्वासी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क है, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, और तो कुछ इसमें खास नहीं था। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाँ, इसमें एक पॉइंट है, बट इट इज़ ए फंक्शन ऑफ ऑडिट टू कैरी आउट एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर टू सी दैट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एग्जामिन कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अथॉरिटी ने इशू किया है कहीं वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली रूल्स एंड ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप पहले ये चेक करो जो रूल्स बने हैं वो इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा है तो फिर गड़बड़ है फिर। दूसरा, दे आर कंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, ठीक है। तो हमारे ऑडिट एंड अकाउंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तीसरा, दे डू नॉट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्डर्स और रूल्स मेड बाय हायर अथॉरिटी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले किसी अथॉरिटी ने कुछ और रूल बनाया था, आपने कुछ और रूल बना दिया और दोनों ही आपस में वेरिएंस में हैं, दोनों ही आपस में सिंक में है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आप देखोगे कि जिसने ये रूल पास किया है क्या उसके पास रूल मेकिंग अथॉरिटी थी, क्या उसके पास रूल मेकिंग पावर था। तो ये सारी चीज़ें आप पहले चेक करोगे, और अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो फिर आप क्वेश्चन मार्क पुट कर सकते हो रिपोर्ट में, ठीक है, या आप मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हो, ठीक है, या गवर्नमेंट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, जो पास हुए हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन कर रहा है, ठीक है, या ये हमारे ऑडिट एंड अकाउंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना ही नहीं है, या फिर ये कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप पुट कर सकते हो। 4 बातें हैं। देखो, बेसिकली हम लोग रूल्स एंड ऑर्डर्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की एग्जामिनेशन करते हैं। तो पहला हम लोग क्या चेक करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। तीसरा, वो कन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए विद एनी रूल्स एंड ऑर्डर पास बाय हायर अथॉरिटी। और लास्ट में, जिस भी अथॉरिटी ने वो रूल्स या ऑर्डर पास किया है उसके पास रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। ये 4 बातें हैं। ऑडिट ऑफ सैंक्शन में ऐसा सच कुछ नहीं है, जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो सैंक्शन होना चाहिए बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, इसमें भी कुछ नहीं है, बस यही बोल रहा है आप जो भी खर्चा करो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोविजन बना के रखो, ठीक है, प्रोविजन ऑफ फंड बना के रखो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब क्या है? मतलब सरकार को पैसा इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो पैसा आप अपने ही काम के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे होता ना, जैसे हम लोग अगर अपने ही पैसे को यूज़ करते हैं तो बहुत डिसिप्लिन में, बहुत मोरालिटी के साथ यूज़ करते हैं। मतलब देखते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं होता है तो नहीं खर्चा करते हैं। जब अपने पैसे की बारी आती है, मैं दूसरे के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए घर में किसी ने पैसा दे दिया तो वो केस अलग है, फिर हम लोग उड़ा देते हैं। लेकिन जनरली अगर खुद का कमाया हुआ पैसा है तो हम लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। नहीं ज़रूरी होता तो नहीं करते हैं, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर पैदल भी चलना होता तो चल लेते हैं। तो प्रोप्राइटी ऑडिट का बेसिकली मतलब ये है कि सरकार को खर्चा करने के टाइम हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी यूज़ करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। मतलब अगर कोई अवॉइडेबल खर्चा है तो उसको नहीं करना चाहिए, और जो ज़रूरी खर्चा है वो करना चाहिए। मतलब कोई भी किसी तरीके का कोई इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनएफेक्टिव खर्चा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यही सारा है प्रोप्राइटी ऑडिट में, और कुछ नहीं है इसमें।
तो प्रोपराइटरी ऑडिट में क्या क्या बातें हम लोग चेक करते हैं? द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेस या मोर देन ओकेजनल डिमांड्स, मतलब डिमांड से ज़्यादा आप खर्चा मत करो, ठीक है। दूसरा, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज दिस पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज, मतलब अपने ही फायदे के लिए आप कोई भी खर्चा पास मत करो, कोई भी एक्सपेंडिचर पास मत करो अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तीसरा, ये एक्सेप्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप अपने फ़ायदे के लिए कोई खर्चा पास मत करो, तो ये एक्सेप्शन है कि इन सारे केसेस में अपने फ़ायदे के लिए आप खर्चा कर सकते हो। पहला, जो आप खर्चा कर रहे हो वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। दूसरा, वो खर्चा आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हो। तीसरा, वो खर्चा एज पर दी पॉलिसी और कस्टम है, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से वो होता आ रहा है, ठीक है, सदियों से होता आ रहा है। और चौथा, आपने खर्चा किया, आपने किसी को खर्चा दिया उसके ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए, उसके नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए, तो ये सारा अलाउड होता है। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बोला। प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप पहला चीज़ चेक करोगे कि जो भी खर्चा हो रहा है वो ओकेजनल डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो भी बंदा खर्चा कर रहा है या जो खर्चे को पास कर रहा है, जो सैंक्शन कर रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए वो खर्चा को पास ना करे, ठीक है। और तीसरा, ये उसका एक्सेप्शन है, एडवांटेज वाला पॉइंट का एक्सेप्शन है कि अगर खर्चा बहुत बड़े अमाउंट का नहीं है तो आप फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, उसका हम प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में दे सकते हैं। और तीसरा, एक्सपेंडिचर इज़ इन परसुएंस ऑफ पॉलिसी और कस्टम, ठीक है। और लास्ट में ट्रैवलिंग अलाउंसेस है या कुछ और कुछ खर्चा है, तो ये सब अलाउड है एक तरीके से। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट के दो नाम हैं, फुल स्कोप ऑडिट, ठीक है, फुल स्कोप ऑडिट, और एक तरीके से इसको हम लोग एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हैं, फुल स्कोप ऑडिट और एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। तो बेसिकली इसमें नाम से ही क्लियर है कि हम एफिशिएंसी चेक करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स की, सारे प्रोग्राम्स की, इकोनॉमी चेक करते हैं, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। तो तीनों चीज़ चेक करते हैं, एफिशिएंसी चेक करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स की, सारे स्कीम्स की, सारे प्रोग्राम्स की, इकोनॉमी चेक करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं वो इकोनॉमिकल वे में एक्वायर किए हैं कि नहीं किए हैं, और इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था क्या वो प्रोग्राम वैसा ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट में कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। 5 प्रोसीजर्स हैं। पहला, आप टॉपिक आइडेंटिफाई करते हो। दूसरा, प्रीलिमिनरी स्टडी करते हो। तीसरा, प्लानिंग। चौथा, एग्जीक्यूशन। पांचवा, रिपोर्टिंग। टॉपिक आइडेंटिफाई करते हो, प्रीलिमिनरी स्टडी करते हो, प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, रिपोर्टिंग करते हो। टॉपिक आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? आप एरिया आइडेंटिफाई करते हो। प्रीलिमिनरी स्टडी का क्या मतलब है? आप उस एरिया को समझते हो, ठीक है। प्लानिंग, फिर उसके हिसाब से आप प्लान करते हो। फिर एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिट ऑफ रिसीट्स, ठीक है, और ऑडिट ऑफ स्टोर्स, इन्वेंट्रीज, तो ये सब बेसिक है, ठीक है। अच्छा, 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक होता है सप्लीमेंट्री ऑडिट और एक होता है टेस्ट ऑडिट। एक होता है सप्लीमेंट्री ऑडिट और एक होता है टेस्ट ऑडिट। देखिए, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट वो होता है कि मान लीजिए एक गवर्नमेंट कंपनी है और उस गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट हो चुकी है, उस गवर्नमेंट कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट हो चुकी है, लेकिन जो कैग है वो उस स्टैट्यूटरी ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस स्टैट्यूटरी ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो वो दोबारा ऑडिट करा सकता है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। जब इनिशियल उसको ऑडिट रिपोर्ट मिली थी तो वहाँ से 60 डेज के अंदर वो दोबारा ऑडिट करा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है, ठीक है। एक टर्म होता है टेस्ट ऑडिट का। टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी की ऑडिट हुई ही नहीं है और आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे ऑडिट कराना चाहिए, ठीक है, तो फिर आप ऑडिट करा सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं, पूरे कंपनी में तो ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये सेल का एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ऑडिट की ज़रूरत है। तो टेस्ट ऑडिट बेसिकली ओरिजिनेट होता है नीड के हिसाब से। देखो, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्यों अराइज हुआ? क्योंकि एक ऑडिट हो चुकी है और उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो नाम से क्लियर सप्लीमेंट, तो ये सप्लीमेंट्री ऑडिट है। इसका ओरिजिनेशन क्या था कि जो इनिशियल ऑडिट हुई है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। बट जो टेस्ट ऑडिट है इसका जो ओरिजिनेशन है वो है नीड, मतलब आपकी नीड क्या है बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि कैग को लगता है कि यार इस कंपनी को ऑडिट की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस केस में वो उसको डायरेक्शन दे सकते हैं ऑडिट का। या फिर कैग को लगता है कि नहीं, पर्टिकुलरली इस एरिया में ऑडिट होनी चाहिए, ठीक है, सेल का एरिया में, तो ऐसे केस में वो डायरेक्शन दे सकता है। तो दोनों अलग है काफ़ी, सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट, ठीक है।
बाकी इसको मैंने क्लास में चैट जीपीटी की हेल्प से समझाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपना गवर्नमेंट ऑडिट खत्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो लोकल बॉडीज़ में एक म्यूनसिपैलिटी की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। म्यूनसिपैलिटी क्या होती है? यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया, ठीक है। जो म्यूनसिपैलिटी क्या होती है? यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी के 5 टाइप्स होते हैं। म्यूनसिपल गवर्नमेंट के 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी एंड कैंटोनमेंट कमेटी। तो म्यूनसिपल गवर्नमेंट के 5 टाइप्स होते हैं। पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी और कैंटोनमेंट कमेटी, ठीक है। म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट। 3 बेसिक फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट। अब जो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो खर्चे हैं वो इन 6 हेड्स में क्लासिफाइड हैं। जो म्यूनसिपैलिटीज़ के खर्चे हैं वो इन 6 हेड्स में क्लासिफाइड है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो म्यूनसिपैलिटी जो खर्चा करती है वो इन 6 हेड्स में क्लासिफाइड है। एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क और इंटरेस्ट पेमेंट। फिर एक पॉइंट लिखा है, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं और जो ऑक्ट्राई होते हैं ये इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो म्यूनसिपैलिटी का या म्यूनसिपल गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है, जो ऑक्ट्राई है, ये इनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। अब लोकल बॉडीज़ को या लोकल गवर्नमेंट को 3 तरीके से ग्रांट मिलती है। 3 तरीके से ग्रांट मिलती है। एक है जनरल पर्पस ग्रांट, एक है स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट और एक है स्टैट्यूटरी एंड कॉम्पनसेटरी ग्रांट। 3 तरीके से ग्रांट मिलती है, जनरल पर्पस ग्रांट, स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट और स्टैट्यूटरी एंड कॉम्पनसेटरी ग्रांट। जनरल पर्पस ग्रांट क्या होता है कि बेसिकली हम आपको ग्रांट दे रहे हैं क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है। जनरल पर्पस ग्रांट इसलिए दी जाती है क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट इसलिए दी जाती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस है कि आप इससे स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए। लास्ट है स्टैट्यूटरी कॉम्पनसेटरी ग्रांट। हम ये ग्रांट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से, हमारे किसी एक्ट की वजह से, हमारे किसी लॉ की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। फिर से 3 ग्रांट लोकल बॉडीज़ को मिलते हैं, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और स्टैट्यूटरी कॉम्पनसेटरी। जनरल पर्पस क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमें लगता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्हें लगता है कि भाई लोकल गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो ऐसे केस में हम उसको दे सकते हैं ग्रांट। स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक पर्पस। मैंने कहा कि आपको स्कूल बनवाना है, रोड्स बनवानी है, ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्पस हो गया। फिर स्टैट्यूटरी कॉम्पनसेटरी, जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया जीएसटी का। जीएसटी आने से जो स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट थे वो काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उनका रेवेन्यू काफ़ी हद तक मर गया था। क्योंकि जीएसटी आने से पहले जितने भी लोकल टैक्सेस होते थे वो सारे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के होते थे। काफ़ी टैक्सेस इवन लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के होते थे। जीएसटी आने से वो टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गया, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लाया गया, ठीक है। और उसका पैसा क्या होता है? उसका पैसा इन्हीं सबको कॉम्पनसेट किया जाता है, स्टेट्स को, लोकल गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट किया जाता है। तो ये वही चीज़ है, स्टैट्यूटरी एंड कॉम्पनसेटरी ग्रांट्स। लास्ट टॉपिक है इस ऑडियो के लिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के 3 तरीके हैं, बजट बना लो, एक्सपेंडिचर कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने क्या बोला? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं, बजटरी प्रोसीजर्स, एक्सपेंडिचर कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बजटरी प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि मेरे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहे, मेरे कंपनी में, मेरे अथॉरिटी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहे। तो पहले बजट बना लो और बजट के हिसाब से खर्चा करो। ताकि एक कैप सेट रहेगी, एक टॉप कैप सेट रहेगी कि आपको कितना खर्चा करना है। दूसरा एक्सपेंडिचर कंट्रोल, अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखो थोड़ा सा, ठीक है। और लास्ट है अकाउंटिंग सिस्टम, हर एक खर्चे की अकाउंटिंग करो, हर एक खर्चे को अकाउंट फॉर करके रखो, मतलब उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करके रखो। तो ये सारी बातें हैं। ये तो ऑडियो नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट ऑडियो में मैं कवर करूंगा आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो बुक के हिसाब से देखें तो पेज नंबर 25 तक मैंने रिवाइज करा दिया है, ठीक है। स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज़ है क्योंकि मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इनकेस आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली, ठीक है। चलिए मैं ऑडियो एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।